अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो मिड के बाद जो है, जब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वो हमारे पास एरिया एंड डिस्टेंस के अंदर जो हमने ना एरिया वाले जो है ना वो जो पढ़ा था बिटवीन द कर्व, और एरिया बिटवीन द कर्व और एरिया अंडर द कर्व, वो चीज़ें जो है वो वाला टॉपिक है। ठीक है। अब इस अच्छा अरसलान, जी यार ये नोटिफिकेशन साइड पे हटाना, ये वीडियो वाला। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। आप गॉट इट कर लो इसको। कौन सा अभी भी शो हो रहा है? हाँ, मीटिंग, लीव मीटिंग और कंटिन्यू वाला आ रहा है। यार इसे गॉट इट कर लो ना, फिर ये हो जाएगा वो। भाई आपके पास आ रहा होगा, मेरे पास तो नहीं आ रहा। अब ऐसे इसको गॉट इट करना है, ये अपडेट हुई है ना, उसका ऑप्शन है ये। हाँ सही है, ओके। इसे मेरी गॉट इट तरफ आ करोगे ना, गया। गॉट इट पे क्लिक करोगे। ठीक है अच्छा। ठीक है, आगे से। हम्म। अच्छा, तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास ये है, अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अब ये हमारे पास जो है ना, जैसे हमारे पास कोई रेक्टेंगल होती है या ट्राई एंगल होते हैं, उनके लिए तुम्हारे पास फार्मूले होते हैं ना, जब हमने उनके एरिया फाइंड करने होते हैं। जैसे रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। और इस तरह जो ट्राई एंगल होती है उसका होता है 1/2 हाइट और उनकी जो होती है विड्थ। ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर इस तरह की भी शेप हो तो उसको भी हम ट्राई एंगल में डिवाइड करके उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जैसे ये एक हमारे पास आ रही है, बन रही है ना कर्व। ठीक है। अब इसके अंडर अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए कोई हमारे पास ना फार्मूला नहीं है, या मतलब कि इसको हम पार्ट्स में डिवाइड भी करें तो कोई सही से इसके पार्ट्स नहीं बन सकते, मतलब कि ट्राई एंगल रेक्टेंगल जिस तरह ये बन गए थे। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सिचुएशन में ना हम एक चीज़ है उसको फॉलो करते हैं। अब आगे जाके बेसिकली ये एक जो इंटीग्रेशन है उसका ना इंट्रोडक्शन बन रहा है। ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना एक ये कर्व है जो कि ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक है। ठीक है। ए एक्स एक्सिस पे ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। ठीक है। एक्स जो है वो ए टू बी है, यानी इसका इंटरवल जो है ए टू बी है। ठीक है। ये ए टू बी फॉर एग्जांपल ए हमारा 5 हो सकता है और बी जो है वो हमारा 10। ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो इसकी हाइट है, हाइट जो है ना, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जैसे जैसे x की वैल्यू जो है ना वो चेंज होती जा रही है, जैसे 5 है, 6 7 8 9 10। ठीक है। इस तरह हम जब इसमें पुट करते हैं तो ये इस तरह कर्व बन जाती है। अब इसके अंडर जो एरिया है इसको हमने कैसे फाइंड करना है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे जो है सीखना है। और ये हम जो करते हैं वो हम थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ना एक नीचे एग्जांपल है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर जो है हम हमें वो बता रहे हैं हमारा इंटरवल जो है वो हम यूज रेक्टेंगल्स टू एस्टिमेट द एरिया अंडर द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है 1 तक। ठीक है। जीरो क्या है हमारे पास, जीरो है हमारा ए होता है और ये जो है वो हमारा बी है। ठीक है। ए होता है स्टार्ट वाला पॉइंट, बी होता है हमारा एंड पॉइंट, यानी ये इंटरवल होता है। अब ए टू बी इंटरवल के दरमियान जो है ना इस फंक्शन का जो एरिया है अंडर द कर्व वो हमने फाइंड करना है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये इसकी ये कर्व बनाई है, तो ये इसकी कर्व इस तरह बनी है। अब इसको एरिया जो है इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला को नहीं है। ठीक है। तो इसको हमने कुछ ना पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी ना रेक्टेंगल्स बना लेंगे। जैसे ये इसकी जो है ना रेक्टेंगल्स बनेंगे। अब हमने ना इसके ना इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमने इसके स्टार्ट में ना 4 पार्ट किए हैं। ठीक है। 4 पार्ट कर लिए। 0 to 1 था टोटल। ठीक है। ये ए था, ए टू बी हमारा इंटरवल था। अब ए टू बी था या 0 to 1 जो है इसको हमने मजीद सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया है। ये हमारा मेन इंटरवल जो है वो ए टू बी है और सब इंटरवल जो है उसको उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब सब इंटरवल जो है उसमें हमने कितने पार्ट, 4 टोटल इक्वल पार्ट में। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, अब अगर हमने इंटरवल फाइंड करना हो कि कितना इंटरवल हमने किया है तो उसके लिए हमारे पास होता है फार्मूला जो होता है चेंज इन एक्स होती है एक्चुअली ये। ठीक है। चेंज इन एक्स जो इंटरवल होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन।
ठीक है। अब चेंज है कितनी हमने, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, इसको हमने अगर काउंट करना हो तो हम कैसे काउंट करेंगे, b माइनस ए ओवर एन। b हमारे पास क्या है 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एन। एन कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 4 पार्ट में। ठीक हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास कितना, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अब ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी 1/4 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी 1/4 है, और इसी तरह ये भी 1/4 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी 1/4 है। ठीक है। अब यहाँ से ऐसे एक्स एक्सिस पे तो हमें पता चल गया कितना एरिया, मतलब कि ये डिस्टेंस है। अब हम वाई एक्सिस पे कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि इसकी हाइट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। विड्थ का हमें पता चल गया, इसकी विड्थ है 1/4। एक मिनट में एसएमएस चेक करता हूँ। अच्छा, तो विड्थ का तो हमें पता चल गया। अब हाइट जो है इसकी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका ये फंक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास x है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1/4 यहाँ से यहाँ तक फासला जो है वो कितना था 1/4। इससे ये आगे 1/4 और ऐड करेंगे अगर 1/4 में, तो वो 1/2 बन जाता है। और इसी तरह यहाँ पे तक आते हुए जो 1/4 और ऐड करें तो 3/4, और यहाँ तक फिर 3/4 में 1/4 ऐड करें तो पूरा 1 बन जाता है। अब ये हमारे पास जो है ये x दिए गए हैं, x1 x2, ठीक है, x3 x4, इस तरह इसके जो हमने सब इंटरवल की। अब अगर इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है तो वो इस फार्मूले के साथ हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका फंक्शन है। अब हम इसकी हाइट फाइंड करते हैं, नीचे एग्जांपल में देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना वो, अब एग्जांपल जो है ना वो नीचे कोट हुई है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लूँ ताकि सही समझ आ जाए। हाँ, ये अब इसके अंदर ये जो है ना 1/4, ये अब हमने क्या करना, इन सारी रेक्टेंगल का एरिया जो कैलकुलेट करना और ऐड कर लेना, और फिर हम कहेंगे ये इसका एरिया है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है फर्स्ट रेक्टेंगल जो उसका एरिया ये है। ठीक है, ये इसकी 1/4 जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 1/4। ठीक है, ये इसकी विड्थ आ गई, और अब इसकी विड्थ इंटू लेंथ होती है या हाइट। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी, हाइट हमने कहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन जो है एक्स स्केयर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्केयर जो है इसकी जगह पे एक्स की क्या यहाँ पे वैल्यू है 1/4। 1/4 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी ना। तो फर्स्ट की जो लेंथ होगी वो 1/4 का स्केयर है। इस तरह अब दूसरी रेक्टेंगल है ये वाली, ठीक है, सेकंड। अब इसका भी जो विड्थ है वो इसके जितनी सेम है, वो कितनी है 1/4 ये विड्थ। और लेंथ जो है या इसकी जो हाइट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये x जो है ये पुट करेंगे इसके अंदर, और इसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी, वो क्या है 1/2 का स्केयर। और इसी तरह अब जो अगर नेक्स्ट थर्ड है इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया हमारे पास ये है। ठीक है, ये विड्थ इंटू लेंथ, लेंथ जो है हमारे पास कैसे आएगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसका स्केयर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। और फिर एंड वाली जो है ये वाली, अब इसका भी विड्थ कितनी है, इक्वल हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था। विड्थ जो होती है वो एक्चुअली चेंज इन एक्स जो है उसके इक्वल है। ठीक है, 1/4 है। और हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट जो है वो 1 का स्केयर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना बनता है एक्स एक्सिस पे 1, और वाई क्या होता है एक्स का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे ये हमने, ये हमारी विड्थ आ गई 1/4 और ये हमारी लेंथ आ गई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम सारे को, तो 15/32 आया। तो ये एरिया हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 0.46875। ठीक है, लेकिन ये एरिया जो है, इस एरिया के अंदर अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये अंडर द कर्व जो है उसके एरिया से ज़्यादा है, क्योंकि
ये एरिया भी अंडर द कर्व नहीं है, ये उससे ऊपर है, ये एरिया भी इससे ऊपर है, ये वाला एरिया भी उससे ऊपर है, ये भी। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एरिया हमने फाइंड किया ये अंडर द कर्व के बिल्कुल बराबर है, बल्कि ये उससे ज्यादा है, क्योंकि कुछ एरिया जो वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है? हाँ ठीक है। जिब्राइल सही समझ आ गई है? हाँ ठीक। हाँ, जहाँ से समझ ना आए ना बता दीजिएगा, ठीक है, वो चीज़ हम रिपीट कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि एरिया है ना, जो एक्चुअल एरिया है, इससे ये एरिया जो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल एरिया से ये ज़्यादा है। अब वो रेक्टेंगल जो थी ना, वो हमने बनाई थी उस कर्व के बाहर। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे कर्व के अंदर। ठीक है, अंदर अंदर। अभी ये देखो वही सेम जो है, लेकिन अब वो बाहर बनाई थी, ये रेक्टेंगल जो इसके अंदर इक्वल 4 पार्ट्स ही किए हैं, वहां पे जितने थे यहीं पे वो ही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट बनती है ना हमारे पास रेक्टेंगल, वो ये है। ठीक है, यहाँ ये। अब इसके अंदर क्या है, एक्चुअली इसकी हाइट 0 है, लेकिन लेंथ जो है वो जो जो इसकी विड्थ है वो 1/4 ही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 1/4 है। ठीक है, हाइट जो है उसकी 0 का स्केयर आ जाएगा। और उसके बाद ये सेकंड वाली हमारे पास जो है, उसके बाद ये सेकंड वाली कर्व है, कर्व कह रहा हूँ, रेक्टेंगल है। और ये हमारी जो है थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली। अब ये सेकंड वाली का एरिया आ गया, ये थर्ड वाली का, और ये फोर्थ वाली का। अब इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, 7/32 आया, और ये एरिया आ गया। अब ये एरिया जो ये एक्चुअली अंडर द कर्व जो एरिया है उससे कम है, वो पहले वाला ज्यादा था, क्योंकि उसमें हमने ज्यादा एरिया बाहर से भी कुछ ले लिया था। अभी इसके अंदर देखो, ये वाला एरिया भी इंक्लूड नहीं हुआ, ये वाला एरिया भी इंक्लूड नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये थोड़ा सा ये भी नहीं हुआ। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम अंडर द कर्व बनाते हैं रेक्टेंगल तो हमारा एरिया कम आता है, जब ओवर करते हैं उससे ऊपर लेके जाते हैं रेक्टेंगल तो क्या होता है, हमारा एरिया जो है वो ज्यादा कैलकुलेट हो जाता है। अब इसको परफेक्ट कैसे करना है, ये बात है। ठीक है, अब इस एरिया को परफेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो इंटरवल है उसको छोटा कर देंगे। ठीक है, अब यानी कि जो पार्ट्स हैं वो ज्यादा कर देंगे। अब जब हमारे पास एक इंटरवल था तो आपने शायद गौर किया हो, यहाँ तक रेक्टेंगल आ रही थी। ठीक है, अब हमने पहले 4 पार्ट किए थे, अब इसके 8 पार्ट किए। अगर 8 पार्ट करते हैं तो ये वाला एरिया जो है ये मजीद रिकवर हो गया है। इस तरह अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी ये एरिया कुछ मतलब कि रिकवर हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे भी ये एरिया मजीद रिकवर हो रहा है। ठीक है, मतलब कि पहले से कुछ एरिया जो है ना वो ज्यादा मतलब कि एक्यूरेट आ रहा है। इसी तरह अगर हम बाहर भी बनाएं तो क्या है, पहले फर्स्ट रेक्टेंगल के अंदर इसमें इतना एरिया आ रहा था। ठीक है, इसमें इतना एरिया आ रहा था, और इसी तरह इसके अंदर भी मतलब कि एरिया इतना ज्यादा आ रहा था, इसके अंदर भी। अब ये ज्यादा वाला एरिया कुछ ना कुछ इसमें से कम हो गया है ना रेक्टेंगल, जब इसका हम पार्ट जो है वो छोटे करेंगे तो अब इसका एरिया जो है वो ये आ गया है, ये ग्रेटर वाला आ गया और ये लेस वाला, जब ये इसका एरिया आ गया। अगर हम 8 इंटरवल करते हैं और ये इसका एरिया आ गया, लेकिन अब ये एरिया जो है ना थोड़ा थोड़ा एक्यूरेट होता जाएगा, जैसे जैसे हम इंटरवल जो है उसकी आप ये कह लें कि तादाद को बढ़ाते जाएंगे। तो अभी एक ये टेबल है, इसके अंदर एक्चुअली ये दिया गया, यहाँ पे 10 उन्होंने सब इंटरवल लिए हैं तो एरिया ये आया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे हमारा मोर एरिया आ रहा है और यहाँ पे लेस एरिया आ रहा है। ये वो है जो ये अंडर कर्व बनी हुई है, अंडर रेक्टेंगल बनी हुई है, और ये एरिया जो है ये इसका है, जिसमें ऊपर रेक्टेंगल जो है ना कर्व के ऊपर भी जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम 10 करें तो इतना आता है, 20 करें तो इतना। अभी देखिए 20 किया है तो ये भी 30 और ये 35, ये करीब करीब आना। अच्छा, 10 पे क्या था, ये 28 था, ये 38 था। जैसे जैसे इसके सब इंटरवल हम बढ़ाते जाएंगे ये एरिया क्लोज होते जाएंगे। अभी देखिए 50 जब किए तो 50 पे ये 32 और ये 34 क्लोज क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, अब 100 किए तो 32 33, ठीक है, और क्लोज क्लोज आ गए। अगर हम इसके 1000 इंटरवल करते हैं तो ये 33 और ये भी 33, दो दो फिगर तक ये को यार अब आइडिया सेम आ गए। तो हम इसको ना कहते हैं कि जितने सब इंटरवल ज्यादा होंगे उतना एरिया हमारा एक्यूरेट आएगा। इस चीज की समझ आ गई?
हाँ ठीक है, डन। हाँ, तो इसी चीज को वो ये कहते हैं कि यार ये चीज जो है ना, ये एन जो है ना, अगर हमने एरिया को रेट करना है तो एन जो है ना ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, अगर एक्यूरेट एरिया लेना है तो ये एन जो है ना हमारा, ये लिमिट को इसकी इस पे लिमिट लगाते हैं कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा सब इंटरवल करेंगे उतने उतना ज्यादा हमारा एरिया जो है वो एक्यूरेट आता जाएगा। एग्री? ठीक है, इसमें ये मेन कंसेप्ट था। ठीक हाँ, है। इसमें यही मेन सब्जेक्ट था। ठीक ठीक। अब इसका एरिया जो है ना, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तब देखो ना ये कितना आ गया, 0.33, ये 0.33, ठीक है। तो हाँ बस आगे स्लाइड चेंज आ रहा है इसमें, आगे फिर डिफरेंस स्लाइडली। 2.8 है और फिर 3.8 है, ठीक है। तो अब इसके अलावा ना एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं रेमन सम, ठीक है। रेमन सम एक कोई मैथमेटिशियन था, तो उसने क्या किया, उसने ना एक इसको मतलब इस हाँ ये रेमन सीरीज, वो जिसका हाँ एमसीक्यूज भी आया हाँ हुआ था, हाँ लेकिन मैम ने MCQ, पढ़ाया नहीं था मेरे को। ये मैम ने पढ़ाया था एक्चुअली, आपको अच्छा हाँ, शायद। मुझे फिर पता हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। इसके अंदर ना हम लिमिट लगा देते हैं कि एन जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है। तो तब मेरा एरिया जो एक्यूरेट, और हमारा एरिया जो 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33333333 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो रेमन सम जो है उसके ना मतलब कि ये कुछ फार्मूले हैं, लेकिन ये हमने करने नहीं है। लेकिन अगर इसी फंक्शन का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम रेमन सम से लेते हैं तो उसका एरिया आता है 1/3, ठीक है। तो अभी इसको अब आगे देखो, ये मतलब कि मजीद उसने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि जब उसने यहाँ पे 10 किए तो 3 8 आया, 2 8 आया, फिर जब हम 10 थे यहाँ पे 30 की किए तो 3 5 3 1, जब 50 पार्ट किए हैं तो 3 3 3 4 आया है, और यहाँ पे 3 2, मतलब क्लोजली होता जा रहा है, ठीक है। अब इतने तो वो इससे ज्यादा तो पॉइंट ड्रा नहीं ना कर सकते पेजेस पे। अच्छा, तो इसके बाद हमने जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ना है वो, अब ये देखो एरिया जो था ना ये इसके अंदर हमने ये कहा कि जो एरिया है हमारा एन जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और इस पे हमने लिमिट लगा दी। अब एरिया में ये क्या है, ठीक है, एक होता है हमारे पास विड्थ होती है, एक्स चेंज इन एक्स हमारी विड्थ ही थी ना, ठीक है, डब्ल्यू था। और ये हमारे पास f(x1) मतलब हाइट है, ठीक है, या लेंथ है। ये फर्स्ट रेक्टेंगल की का एरिया, ये सेकंड का, इसी थर्ड का, फोर्थ का, एंड जितनी भी रेक्टेंगल हम बनेंगे उनको ऐसे सम करेंगे, ठीक है। और ये इन्फिनिटी को अप्रोच मतलब कि ये इतने हम लगाएंगे, अभी 1000 लगाया, फिर 1000 से ज़्यादा 10,000 लगा, मतलब इसके पार्ट्स में डिवाइड करो तो सोचो ये कितनी कैलकुलेशन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या है ना, एक्चुअली इसको छोटे पॉइंट्स में मतलब कि करते जाते हैं, सब इंटरवल इसके जितने छोटे करेंगे उतना मतलब एरिया एक्यूरेट आएगा। इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट वी कुड टेक द height of ith rectangle to be value of any, अच्छा, the ith sub interval we call the number सैंपल पॉइंट्स। अब इसके अंदर जो हमने ये पॉइंट्स मतलब कि ये जो रेक्टेंगल्स बनाई हैं ना, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी हाइट के मतलब कि f(x) जो था ना, इसको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट्स, वो ये बता रहे हैं यहाँ पे। और नोट इट शोन, अब इसके अंदर ना बेसिकली ये सारे के अंदर ये बताया गया है कि रेमन सम जो है उससे हमारा जो एरिया आता है वो 1/3 आता है इस फंक्शन का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले का, ओके। और इसका हमें बस इतना ही मैम ने कहा था, बस पता होना चाहिए, ये इसके फार्मूले वगैरह हमने को नहीं करना है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जब जहाँ पे हमें अपर और लोअर लिमिट जो होता है उसका पता होता है।
अभी ये हमारे हमारे हमने ऊपर जो इक्वेशन पढ़ी थी वही सेम इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये चेंज इन इस एक्स जो है ये विड्थ है, ये लेंथ है, इस तरह फिर ये लेंथ है और ये लेंथ या हाइट कह लो, ठीक है, और ये विड्थ है। इस तरह हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल है दूसरे रेक्टेंगल, इनके एरियाज को जमा करते हैं, ठीक है, और इनका हम लिमिट ये लगा के इसका सम करते हैं, तो हमारे पास जो होता है वो एरिया आ जाता है रेक्टेंगल्स का। अब इस सारी चीज को उसने लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ठीक है। वो कहता है कि इस चीज को हम क्या करते हैं, ये इसमें भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, इस सारे प्लस प्लस को हटा के उसने इसको समीशन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लिमिट अप्रोच कर रही है एन को, ये वही चीज, ठीक है। उसके बाद उसने कह दिया कि समीशन एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है, x1 x2 x3, इस तरह उसको ना एक्स आई उसको उसने जर्नल टर्म नाम दे दिया, यानी एक्स आई में 1 हो सकता है, 2 3 आगे सो ऑन, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई से क्या हो रहा है, ये हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं विड्थ से, चेंज इन एक्स से, ये हमारी विड्थ और ये हमारी लेंथ, अब या हाइट, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे इसको इनका समीशन कर लेंगे जितने भी होंगे हमारे। तो यहाँ पे इसके अंदर जो आई है ये नीचे समीशन के नीचे लिखा हुआ है आई, मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज। ये देखो नीचे लिखा हुआ आई आई, आई का मतलब है आई फिगर हमारा इंटरवल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको बताएगा, ठीक है। आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर एन है, एन जो है वो हमें इसका फाइनल फिगर बताएगा। फॉर एग्जांपल एन हो सकता है 100 200 400, ठीक है, जो भी हो। फॉर एग्जांपल अगर एन 4 होगा तो हम कहेंगे ये एक x1 लगाएंगे, दूसरा x2 लगाएंगे, तीसरा x3 लगाएंगे, ठीक है। और एंड पे एक्स फोर एंड फोर जो है वो हमारा कितना है फाइनल, तो 4 रेक्टेंगल्स बनेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे, जैसे ऊपर हमने 4 को ऐड किया। इस तरह अगर 10 लिखा होगा तो 10 रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड होगा, अगर 15 होगा तो 15, मतलब जितनी हमारे रेक्टेंगल्स होंगी। इस चीज को उसने ये सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये चीज इक्वेशन क्लियर हुई है। हाँ क्लियर है। ओके। अवैस, हाँ जी ठीक है। अच्छा तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा इसके अंदर ना ये, अब यही जो है ना, ये चीज ये चीज जो ऊपर हमने सम करके बनाया है, ये सारी चीज, ठीक है, इसी को ना हम कहते हैं इसी को हम इसको हम कहते हैं रेमन सम्स, ठीक है। और रेमन सम्स जो है इसके इक्वली होती है हमारी इंटीग्रेशन। अब इसमें एक्चुअली ये बताया जा रहा है इंटीग्रेशन और रेमन सम जो है वो एक दूसरे के मतलब के आंख लो जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं मतलब मुतबादल नेम है, ठीक है। इंटीग्रेशन और रेमन सम जो है वो सेम चीज है। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, इज अ डिफाइंड फंक्शन। वहां पे हमारे पास लिमिट होती है ए टू बी, ठीक, अपर एंड लोअर। उसमें हम क्या करते हैं, वही डिवाइड इंटरवल ए टू बी टू इनटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ, जिनकी विड्थ जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे हमने ऊपर कहा था कि उनकी विड्थ जो हमने कहा था वो 4 है, ठीक है, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमारे पास कितनी विड्थ है कि 1/4। सबकी विड्थ तो सेम थी लेकिन हाइट जो थी वो एंड मतलब कि वो फंक्शन के साथ साथ उनकी चेंज हो रही थी, एक की ज्यादा अगले की ज्यादा अगले की उससे ज्यादा, ठीक है, हाइट चेंज हो रही थी लेकिन हमारी जो थी विड्थ जो थी वो 1/4 ही थी सबकी। तो विड्थ विड्थ जो होती है हमारी चेंज इन एक्स की इक्वल होती है, और चेंज इन एक्स कैसे फाइंड करते हैं, बी माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ इंटरवल्स, नंबर ऑफ सब इंटरवल जो हमारे होते हैं। वही लैटिस को अब वो बता रहा है एक्स नॉट जो होता है उसको ए यानी कि स्टार्ट वाला पॉइंट, ठीक है, और एंड वाला जो पॉइंट होता है उसको एक्स एन इज इक्वल टू बी के होता है, और बाकी इसके दरमियान में वो सब इंटरवल होते हैं। और ये ए और बी जो है एंड पॉइंट्स होते हैं दी सब इंटरवल, इन सब इंटरवल के, क्योंकि ये अपर और लोअर लिमिट होती है, तो ये जरी सी बात है, इससे हम बाहर तो नहीं ना जा सकते हमारे सब इंटरवल, तो ये इसके एंड पॉइंट्स होते हैं सब इंटरवल्स के। and we let subintervals then definite integral from a to b is, इसको हम लिखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो a to b है और उसका f of x dx है।
ठीक है। अब ये डी एक्स क्या होता है हमारे पास, चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स को हम डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स ये वाला और ये एफ ऑफ एक्स, बाकी ये जो समीशन है और इसका ये यहाँ पे भी देखे ना, ये जो है आई किसके इक्वल है, ए पॉइंट के, ठीक है। और एन किसके पॉइंट होता है, बी पॉइंट, ठीक है। इस तरह इसका भी ये ए और इसका ये बी पॉइंट, और ये एक्चुअली इंटीग्रल और ये बाकी जो लिमिट्स वगैरह लग के इसको हम इंटीग्रल पुट करते हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल होते हैं। provided that limit exists give the same value for all possible choices of sample. If it is exist we say that it is integrable on a to b। इंटरवल जो है a to b पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस डेफिनेशन की कुछ समझ आ गई? ठीक है आगे। ओके ओके, तो इससे आगे चलते हैं। इसके आगे ये इसके थोड़े मतलब के ये कह लो उसके इक्वेशन में जो नोटेशन है उसके बारे में लिखा बताया गया है कि कह रहा है सैम्बल जो होता है ना, ये वाला ये इंट्रोडक्शन ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन, इट इज elonged बाय एस से ये आगे निकला हुआ है, वाज चूजन बिकॉज एन इंटीग्रल इज लिमिट्स ऑफ सम, ठीक है। इंटीग्रल क्या होता है, लिमिट ऑफ सम्स होती है, यानी कि जो जैसे हमने कहा था सम्स जो होता है वो एरिया जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमने लिमिट लगाई थी ना, एन को अप्रोच कर रहा था वो रेक्टेंगल के एरिया जो थे और उनका हम सम कर रहे थे। इन द नोटेशन इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड। और ए टू इंटीग्रैंड एंड ए टू बी आर द कॉल्ड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ए लोअर लिमिट होती है, बी जो होती है हमारी अपर लिमिट होती है। नाउ फॉर नाउ और डी एक्स जो है ना, ये हमें शो कर रहा होता है कि हम ये जो है ना चेंज किस में आ रही है, वेरिएबल कौन सा हमारा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर यहाँ पे टी लिखा होगा, ठीक है, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे अगर नीचे देखो ये टी लिखा हुआ डी टी, तो इसका मतलब यहाँ पे टी को हमने इंटीग्रेट करना है। आर लिखा होगा तो उसका मतलब होगा आर को हमने इंटीग्रेट करना है। डी एक्स के साथ डी के साथ जो भी सैम्पल होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हैज बाई इटसेल्फ dx is one sample, the dx simply indicate the independent variable is x। अब इसका प्रोसीजर क्या, द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जो इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस जैसे हम कहते हैं हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये है दैट डेफिनेशन टू इज कॉल्ड रैमन सम आफ्टर जर्मन मैथमेटिशियन जो था उसने रैमन जो था उसने भी इसको ये प्रूव किया था, और ये दोनों इंटीग्रल और ये इक्वल हैं और इन दोनों को अच्छा उसके बाद ये हमारे पास है, इसको अब एवेल्यूएट कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये है कि जो चेंज इन एक्स होती है ये इसको हम फाइंड करते हैं बी माइनस ए ओवर एन से। और ये जो एक्स एफ ऑफ एक्स आई है इसके अंदर जो एक्स है ये हमारे पास होता है ए प्लस आई और चेंज इन एक्स, ठीक है। अब ए जो है ये लोअर लिमिट है, आई जो है ये रैमन सीरीज जो है उसका कंपोनेंट है, ठीक है। आई जो है ये रैमन सीरीज का कंपोनेंट है। इसके हमारे पास फार्मूले हैं, ठीक है, इसको हम उसी के साथ ही पुट वगैरह करते हैं। ये है, अब इसके अंदर अगर जहाँ पे आई होगा उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, जहाँ पे आई का स्क्वायर आएगा ये फार्मूला होता है, और जहाँ पे आई का क्यूब हो तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। ठीक हो। अच्छा इसके जैसे हमारे पास वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की होती है ना थोड़ी लिमिट मतलब के प्रॉपर्टीज इस तरह या रूल्स होते हैं, तो इसी तरह इसके भी ये कुछ रूल्स हैं एज लाइक मतलब कि अगर कोई कांस्टेंट आता है और उसमें आई नहीं है या मतलब कि कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट होता है तो उसके साथ एन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने ऊपर देखा है इसके जितने भी फार्मूले हैं ना आई के उसके अंदर क्या है ये एन 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 यूज हो रहा है, ठीक है, एन 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 एन, ठीक है। तो
जहाँ पे समीशन हम अप्लाई करते हैं और सिर्फ कांस्टेंट सिंगल आ जाए तो उसको हम एन सी लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक एमसीक्यूज आया था ना, आप लोग बोल रहे थे कि हमें पढ़ाया नहीं ये चीज, उसमें मैम ने तब हमें पढ़ाई थी। अच्छा, उसमें क्या था, वन वन क्या होता है रैमन सम्स के लिए, वन क्या एक कांस्टेंट है, तो वन के साथ क्या आ जाएगा प्लस सी, ठीक है, एन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें अब वन के साथ सी जो है उसको सिंपली हम सी फिर कर देंगे, क्योंकि वन तो साथ में लिखते नहीं है ना, वन सी तो नहीं लिखते, सिंपली उसको सी लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास इंटीग्रल जो है वो मतलब कि यहाँ पे सी की जगह 6 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन 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 मतलब कि सी तो कांस्टेंट होगा ना, ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा एन आ जाएगा N6, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जैसे कांस्टेंट मल्टीपल का रूल होता है, इसी तरह इसमें भी अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो और ए आई हो तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी ए आई जो है उसका समीशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब उसमें अंदर अगर प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो तो दोनों दोनों अलग अलग जगह, माइनस प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे उसके रूल, यार वो डेरिवेटिव के नहीं पढ़े थे। अब इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले 21 to 25 ये मैम ने करवाए थे, और ये करवाए भी मिड से पहले थे। अब इसके अंदर जो ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा था ना वो एरिया वाला, वो हमने पढ़ा था मिड के बाद, और ये जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना डेफिनेट इंटीग्रल वाला, ये मैम ने मिड से पहले हमें पढ़ाया था, ये डेफिनेट इंटीग्रल वाला। यार वो जिसके अंदर आई का स्केयर आया था, और यहाँ पे अब हम इसको पुट करेंगे, इसकी अपर लोअर लिमिट जो है इनको यूज करते हुए वो बनाएंगे A+B, और वो सारा क्वेश्चन देख लें अगर करना है तो। हाँ एमसीक्यू में से आ सकता है ये वैसे इसमें से बस जो एमसीक्यूज ऊपर हमने शॉर्ट फॉर्म में। और जो ऊपर हमने पढ़े हैं वही आ सकते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, ये क्वेश्चन लेंथी है। बहुत लेंथी, सबसे लेंथी क्वेश्चन अच्छा कैलकुलस। चलो फिर रहने दीजिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो हमारे पास है, अच्छा इसके जो इसका लिमिट पुट करने का हमारे पास होता है ना, मतलब अपर लोअर लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये उसका वो फार्मूला है हमारे पास, थ्योरम, ठीक है। A to B पे जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम इसको पुट कैसे करते हैं, ठीक है, एक दफ़ा उसमें अपर लोअर लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट पुट करते हैं उस फंक्शन में, फिर माइनस का साइन जाते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर में से लोअर लिमिट जो होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये फार्मूला हमने कैसे यार प्राप्त। आवाज नहीं आवाज ठीक नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अब ठीक है शोर है काफी। असल में ना वो एमफ्रेड प्रॉब्लम है। अभी भी आ रहा है शोर। अब ठीक है। असल में वो यार लाइट अब चली गई है, यूपीएस पे भी है, तो यूपीएस जब चलता है तो पता नहीं कि क्या लाइट का कोई थोड़ा इशू होता है, तो वो थोड़ा बीच में डिस्टॉर्शन सही सही। शुरू हो जाती है। अच्छा चलो, तो अच्छा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लेकर अपर माइनस लोअर लिमिट करनी है। हाँ इंटीग्रेशन लेके फिर मतलब कि अपर लोअर लिमिट जब होती है ना हमारे पास, मतलब कि एक्चुअली ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना उसको हम मतलब कि कैसे पुट करते हैं, तो उसमें ये होता है पहले हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन लेने के बाद जो आंसर आता हाँ ठीक है है फिर अपर लिमिट अपर, होकर माइनस लोअर लिमिट ठीक होगा फार्मूलाज में ठीक है। ये वो वाला फार्मूला जो हमने क्वेश्चन में अक्सर यूज किया है। ठीक है ठीक।
अब ये मतलब कि इंटीग्रल है ना, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ हमें पहले इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रल लेके एंड पे पावर रूल लगेगा ना इंटीग्रल का, पावर रूल लेके एंड पे क्या होगा, इसमें लिमिट जो है वो पुट करें। एक मिनट, चैप्टर वाला कौन सा चल रहा है, ये फिफ्थ चैप्टर है ना। अच्छा, अच्छा उसके बाद हमारे पास इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंपल ये है, लिमिट्स नहीं होती, ऊपर लो लिमिट नहीं होती। तो अब इसमें क्या होता है, हम जब एवेल्यूएट करते हैं तो प्लस सी लगा देते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। बाकी वही चीज़ है, ठीक है। अब अपर लो लिमिट नहीं होती तो ये वाला फार्मूला नहीं लगता, बस इसकी जगह पे हम जब एवेल्यूएट करके प्लस सी कर देते हैं, प्लस सी लिख देते हैं। ये इसके फार्मूले जर्नल, इनका तो आपको मालूम होगा। ठीक है। बाकी फिर वैसे ओके। आपको बता देता हूँ, और आज मेरे ख्याल से ना यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। अब इसमें क्या है, अरसलान हाँ, 5, चैप्टर 5 से अभी स्टार्ट किया था फाइनल का। चैप्टर 5 में ही आज जो पढ़ा। ये 5 से स्टार्ट किया है, ठीक है। हम्म। इसमें जो हमने अब तक टॉपिक पढ़े इसको गो थ्रू, उसके नेम जरा रिपीट करना। तो एक तो हमने पढ़ा है जो एरिया जो है वो जो होता है अंडर अंडर, द कर्व। वो ठीक है। पढ़ा है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की बात, इंडेफिनेट डेफिनेट की बात की, और अभी इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है उसके ये फार्मूले जो थे वो लिखे और हैं। हाँ, और इंडेफिनेट बस। हाँ बस ये जो है ना, ये इंशाल्लाह हम यार सुबह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये भी अभी चैप्टर कंटिन्यू है ना ये वाला? नहीं, ये चैप्टर जो है ये कंटिन्यू है, इसमें बस हमने ये फार्मूले जो नीचे हैं वो ही अच्छा, बस यही चीजें पढ़नी है इसमें। हाँ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नेम? चैप्टर जो है वो सिक्स चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, और ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा है, क्या नाम है, सिक्स के बाद क्वेश्चन करने हैं वो ठीक इसके है। अच्छा, वो,